सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको बता दें ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर और कौन से स्टॉक्स हैं। जेट की बात तो हमने करी, वरुण बताइए और कहाँ नजर है। देखिए, इंडियन आईटी सेक्टर पे नमूरा की एक रिपोर्ट है। इनका कहना है कि जो मैक्रो डिमांड इंडिकेटर्स है वो ये साफ दर्शा रहे हैं कि वीकनेस है हर जगह, और आईटी सेक्टर के जो वैल्यूएशन है अपने 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन से थोड़े महंगे भी लग रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने काफी सारे आईटी स्टॉक्स पे न्यूट्रल और होल्ड की सलाह दी है, कहीं खरीदारी की भी है। एचसीएल टेक और इंफोसिस पे खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं टेक महिंद्रा, विप्रो और इंफोसिस पे न्यूट्रल की सलाह है नमूरा की, और टीसीएस और हेक्सावेयर पे रिड्यूस की सलाह है। टीसीएस पे 1780 का प्राइस टारगेट है, हेक्सावेयर पे 325 का प्राइस टारगेट है। दूसरा जो सेक्टर है वो है लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, एचडीएफसी लाइफ पे खरीदारी की सलाह इनिशिएट किया है, कवरेज 488 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो प्रोटेक्शन का कारोबार है वहां अच्छा खासा इनको ट्रैक्शन मिल रहा है, वहां ग्रोथ अच्छी रहेगी और इंडस्ट्री ग्रोथ से बेटर ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करेगी। इसके लिए एचडीएफसी लाइफ पे 488 के प्राइस टारगेट, खरीदारी की सलाह। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे भी खरीदारी की सलाह, 421 के प्राइस टारगेट है। और एसबीआई लाइफ पे न्यूट्रल की सलाह, 639 के प्राइस टारगेट गोल्डमैन सैक्स दे रहा है। याद रखिए, आईसीआईसीआई प्रू पे डॉयशे बैंक की भी एक रिपोर्ट है और ये यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 440 रुपए के प्राइस टारगेट दिए जा रहे हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार है वो आज फोकस में रहने वाला है। बायोकॉन सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 800 रुपए के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि फार्मा स्पेस में ये इनकी टॉप पिक है। हाल फिलहाल में जो एक बायोसिमिलर के इनको अप्रूवल मिला था जनवरी के आसपास, उसमें अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, यानी कि वहां फोकस अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है और हो सकता है उसका इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिले। डॉक्टर रेड्डीज पे सीएलए से खरीदारी की सलाह दे रहा है, 3200 रुपए के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि ये कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स और खासकर इंडिया पे फोकस कर रही है और अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क कर जाती है तो इस स्टॉक की आपको एक री रेटिंग देखने मिल सकती है और चाइना की जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करने के लिए कंपनी अच्छे तरह से प्लेस्ड है। तो जो इमर्जिंग मार्केट प्ले है वो इस कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और इसके लिए 3200 के प्राइस टारगेट, खरीदारी की सलाह के साथ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ सीएलएसए के न्यूट्रल का कॉल है, 1000 रुपए के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि मैनेजमेंट लिक्विडिटी की जो पोजीशन है उसको लेके कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है और FY20 में करीब 20% के आसपास की लोन ग्रोथ डिलीवर करेगी ये कंपनी। ये कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट और इसके लिए 1000 रुपए का प्राइस टारगेट और न्यूट्रल का कॉल है। अंबर एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा सिडवेल रेफ्रिजरेशन जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसका एक्विजिशन इन्होंने किया है। तो इनको कहना है कि एक्विजिशन अच्छा है और मार्जिन में आगे चल के करीब 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अंबर पे ये और 1100 रुपए के प्राइस टारगेट दिए गए हैं। सबसे आखिरी में मॉर्गन स्टैनली ने एनबीएफसी काउंटर्स पे एक रिपोर्ट निकाली है। ईडलवाइज पे ओवरवेट है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 205 से बढ़ा के 235 और इंडोस्टार पे भी इक्वल वेट है 380 रुपए के प्राइस टारगेट के साथ। वरुण, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगर आप देखें हर पहलुओं पे बात करिए आपने आज, और इंश्योरेंस बीमा जो है इसको आज आपने वेटेज दी। बहुत सारे अगर आप देखें आउटलुक इस पर आए हैं, लेकिन आज आईसीआईसीआई प्रू पे फोकस करते हैं। एक बार प्लीज जरा आईसीआईसीआई प्रू का एक बार चार्ट लेके आइए, लॉन्ग टर्म चार्ट है। सेठी साहब, आज प्रूडेंशियल जो है वो अपना लगभग 2.6% स्टेक ऑफलोड कर देंगे ऑफिस के जरिए। हालांकि उनके पास अतिरिक्त भी मौका होगा करीब 1.5% और ऑफलोड करने का। लेकिन बात यह है कि इस स्टॉक के ऊपर काफी समय से ये एग्जैक्टली जो प्रेशर था ना कि प्रू अपना वो स्टेक कब ऑफलोड करेगा, उस रेगुलेशन को उस लिस्टिंग नॉर्म्स को मानने के लिए कि आपके पास 25% का फ्लोटिंग स्टॉक होना चाहिए, 3 साल के अंदर आपको लिस्टिंग नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा। ये बड़ा एक प्रेशर था, ये कब ऑफलोड होगा, और इसने इसके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करके रखा। अच्छा, Q3 नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे और जो नेट प्रॉफिट था और जो रेवेन्यू का जो आंकड़ा था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू मिक्स था उसमें भी कुछ तब्दीली आई थी। लेकिन अब इस स्टेक के ऑफलोड होने के बाद डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे क्या आप इसको 322 के प्राइस पे? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये जो सेक्टर है काफी प्रोमिसिंग है, काफी अनटैप्ड इसमें पोटेंशियल है। मुझे लगता है पूरा ही जो इंश्योरेंस वाला स्पेस है वहां पे जो भी अच्छी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में है डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और आज ये जो ओएफएस है 300 के प्राइस पे अगर आता है और ये एक डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को अक्वायर करने का। और मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में अगर इस कारण की वजह से स्टॉक के 305-6 के आसपास भी मिलता है तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए तो अच्छे रिटर्न्स देगा ही, और बाकी एक बार ये जो ओएफएस कंप्लीट होता है इसका रिस्पांस देखने के बाद मुझे लगता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज ऑल्सो एक अच्छा बाउंस बैक इस स्टॉक में आ सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे, जो आज गिरावट के साथ खुलेगा उस पर।
बिल्कुल, तो गैप डाउन होगा तो बेहतरीन मौका लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए। अच्छा, डीएलएफ के क्यूआईपी को आप किस तरह से देख रहे हैं? 3000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी खुला और यहाँ पर जो प्रमोटर्स पैसा जुटाएंगे उसका इस्तेमाल वो कर्ज को घटाने में करने वाले हैं। करीब करीब 7200 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस क्यूआईपी से 3300 करोड़ रुपए इनके हाथ लगने वाले हैं। ये बताइए, डीएलएफ में भी क्या तेजी करनी चाहिए अगर ये नीचे खुलता है तो? नहीं, बिल्कुल हेमंत, देखिए ये जो क्यूआईपी की प्राइस है उससे नीचे कल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मुझे लगता है अगर उन लेवल्स पे या क्यूआईपी के लेवल पे भी अगर मिलता है इस प्राइस के, मतलब 192-93 के लेवल पे मिलता है स्टॉक, तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मुझे लगता है जिस कारण से ये जो प्रोमोटर्स स्टेक बेच रहे हैं वो एक टेक्निकल इश्यू है। उनकी जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो 75% तक मेंटेन होनी चाहिए, उस कारण से बेच रहे हैं, तो कोई वैसे दिक्कत की बात नहीं। और जो फंड्स जुटाएंगे उससे कर्ज को कम करेंगे, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर इस साल के लिए अच्छा करना चाहिए एंड डीएलएफ वुड बी सर्टेनली अ गुड स्टॉक टू बी विद। और जिस तरह से अभी हाल ही में ब्लैकस्टोन रीट को भी एक अच्छा रिस्पांस मिला है, मुझे लगता है रियल एस्टेट स्पेस खास करके जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, जो रेंटल इनकम आती है, तो इन सबको देखते हुए मुझे डीएलएफ करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। तो आज ये लेवल पे अगर स्टॉक मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो डीएलएफ पे आपने ये आउटलुक सुना सेठी साहब का, लेकिन इस बीच आप देखिए आईटी सेक्टर। अब आईटी को हमने क्यों लिया है, क्यों चुना मैं इस वक्त, इसलिए दो कारण है। एक तो रुपया, इसने बहुत बड़ी, अगर आप देखें तेजी के बाद एटलीस्ट 68 और 69 के जोन को होल्ड किया है, यहां पे आके स्थिर हुआ है। तो आईटी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क आ रहा था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और एक और चीज है, जो नमूरा की रिपोर्ट है, वीकनिंग क्लाइंट फाइनेंशियल्स, फॉलिंग पीएमआईज एंड वीकर ईयू कुल टेम्पर ग्रोथ, इससे ग्रोथ को अगर आप देखें काफी धक्का पहुंचेगा। और एक और चीज उन्होंने कही हेमंत, वैल्यूएशंस एट 11% प्रीमियम वर्सेस एवरेज ऑफ 5 ईयर एवरेज ऑफ 88%, माफ कीजिएगा 8%। तो यहां पर नमूरा को थोड़ा सा आईटी एक्सपेंसिव लग रहा है। अच्छा, चार्ट्स पे एक पहले चेक लेते हैं। वागले साहब, इन्फोसिस ने पिछले 4-5 दिन में एक मूव जनरेट करने की कोशिश की थी। आपकी अप्रोच क्या है आईटी में? रुपया जब इस रेंज में थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, आरबीआई 68 से ऊपर नहीं खिसकने देगा रुपये को, ये भी अगर आप देखें कहीं ना कहीं इंप्रेशन निकल के आया था फॉरेक्स मार्केट से। आपकी अप्रोच क्या है आईटी सेक्टर में? कौन से स्टॉक्स को आप लेना चाहेंगे या कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहेंगे? वीरू, हमने टीसीएस और एचसीएल टेक रिकमेंड किया है, लेकिन उसमें कोई खास मूव आई नहीं है। इन्फी में थोड़ी बहुत आई है, बट वीरू मेरा ये मानना है कि लिमिटेड अपसाइड है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले हो जाएगा। एज अ ट्रेडर मुझे इसमें बिल्कुल भी ये सेक्टर में मजा नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से एक क्रैकडाउन होगा, इतना वीकनेस भी नहीं है, बट एक साइडवेज टू हल्का सा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा आपको ये 10-12% के ऊपर कोई भी स्टॉक ये सेक्टर में देगा नहीं। ये समझ के आपको इन्वेस्ट करना होगा या ट्रेड करना होगा। और एज ए ट्रेड मुझे ज्यादा कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसमें मैं एक्साइट हो जाऊं। तो ये रहा है आईटी सेक्टर पर। लेकिन अभी 1000 रुपए का टारगेट क्रेडिट स्विस का निकल कर आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर ये रिपोर्ट हमें अभी वरुण बता रहे थे, 1000 रुपए 4 डिजिट में आ सकता है क्या इंडिया बुल्स हाउसिंग? ऐसा कुछ नजर आ रहा है राजेश जी? देखिए, पैटर्न तो बढ़िया है और इनफैक्ट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अपना एक बाय रिकमेंडेशन भी है, 700 के ऊपर बायस पॉजिटिव बनता है, बहुत अच्छे से वो होल्ड करके रखा है वो लेवल। एट द सेम टाइम देखिए हेमंत, इसमें जो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 820 के आसपास बनता है, उसके बाद 910 के आसपास और उसके बाद 1000। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पैमाने पे, लॉन्ग टर्म चार्ट पे आ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है ये जो 820 830 ये जो क्लस्टर है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये निकाल दे तो ये 1000 का टारगेट भी आएगा। और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। इनफैक्ट आज सुबह सुबह इनफैक्ट कमोडिटीज के फ्रंट में एक खबर आ रही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कॉफी प्राइसेस को देखिए, ट्रेडिंग नियर 92.6 सेंट अ पाउंड, लगभग 92 रुपए 65 सेंट के स्तर पर है। और ये देखिए कि ये प्राइस लगभग 13% का रिट्रेसमेंट है हालिया, अगर आप देखें जो प्राइस था उसके एवरेज के। ये सेठी साहब, कॉफी स्टॉक्स में अगर आप देखें टाटा कॉफी, आप स्पेशली इसके रीसेंट हाइस को देखिए, 2017 का हाई था लगभग 180 का, 2012 का हाई था 180 का, आज ये स्टॉक 100 रुपए पे खड़ा हुआ है।
80 रुपए की अगर आप देखें इस बीते 1.5 साल के हाई से गिरावट है। कॉफी प्राइसेस का हाल मैंने आपको बता ही दिया। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्पेस पे? कोई खास स्टॉक जिसको आप लाइक करते हो या फिर अवॉइड करेंगे इस स्पेस को आप? देखिए, जो खबरें हैं वो तो थोड़ी नेगेटिव है और हमने स्टॉक्स पे प्रेशर भी देखा है, बट मुझे लगता है ये जिन लेवल्स पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जो टाटा कॉफी है, टाटा ग्लोबल है, मुझे लगता है लेवल्स अच्छे हैं। बेचने के लेवल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है थोड़े स्टैगर्ड रूप में इन स्टॉक्स में अगर आपका मीडियम टर्म का व्यू है तो खरीदारी करनी चाहिए। मुझे टाटा ग्लोबल करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। मुझे लगता है 195-200 तक के लेवल्स तक इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें और वेट करें। मुझे लगता है आने वाले 6-9 महीने में ये स्टॉक में यहाँ से एक अच्छे अपसाइड देखे जा सकते हैं। चार्ट्स कैसे लगते हैं राजेश जी, कुछ है इसमें? देखिए, चार्टिकली मुझे लगता है जो 80 के आसपास का जो बेस बना है टाटा कॉफी में इन पर्टिकुलर, वो इमीडिएट तो वायलेट नहीं करेगा। इनफैक्ट एक शॉर्ट टर्म मूव है कि जो 85 का लेवल मुझे लगता है एक बार के लिए टेस्ट करेगा, जहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एट द सेम टाइम ऊपरी लेवल पे 100-105 मुझे लगता है ये इसका फर्स्ट सप्लाई पॉइंट है। अगर ये लेवल निकाल दे देन इन दैट केस मुझे लगता है 120-125 के आसपास जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये डेफिनेटली कमेंट करना चाहूंगा कि इट इज़ नॉट एक्साइटिंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि ओके मुझे यहाँ पे पैसा डालना चाहिए। वो पैटर्न तो इमीडिएट नहीं है। टाटा कॉफी पे एग्जैक्टली आपने एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल अप्रोच देखी। इस बीच आप आज जो वरुण ने कुछ देर पहले सीएलएसए की रिपोर्ट का जिक्र किया था डॉक्टर रेड्डीज पर, बाय कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 3200 रुपए ऑन द हायर साइड। ये कंपनी जो फोकस कर रही है इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स पे वर्सेस यूएस, सीएलएसए ने इसको काफी रिस्पेक्ट दी है और अगर ये रणनीति कारगर रही इस कंपनी की तो वो बहुत अच्छा भी रहेगा। ये बात इन्होंने कही और 3200 रुपए का लक्ष्य दिया है। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज आई थिंक अगर सबसे स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस कोई चार्ट रहा है बीते 3 महीने में जनवरी के ऑनवर्ड्स और जिसने एक डिसेंट मूव दिया है, सेकुलर मूव जिसे बोलते हैं, वो ये स्टॉक रहा। अच्छा, थोड़ा सा हर्डल इस 2780 और 2820 और 2830 की रेंज में है। अगले साहब, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस चार्ट को? पैसा कमाने की गुंजाइश लग रही है आपको इस स्पेस में या फिर डॉक्टर रेड्डीज में स्पेशली? वीरू, आपने जो कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें स्ट्रेंथ दिखती है बट वो मोमेंटम मिसिंग है। मोमेंटम मतलब जो जैसे जुबिलेंट में जब बाइंग आती है वन वे चलता है, हमारा पिज़्ज़ा खाने का मन होता है, वैसे दवा खाने का मन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मतलब ऑन अ सीरियस नोट ये जाएगा 3000 तक, लेकिन वो 5 दिन में 100 रुपये 200 रुपये ऐसी वाली मूव मिसिंग होगी। तो ये धीरे धीरे 2800 2900 फिर एक 50 रुपये इधर उधर टाइम स्पेंड करेगा। तो मैं पॉजिटिव हूँ, बट शायद आपको ये 2700 के लेवल पे भी नीचे मिल सकता है। ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक हो गया है, नॉट ट्रेडर फ्रेंडली। आई थिंक यू हैव गॉट द मैसेज व्हाट आई वांट टू कन्वे। इस पर रहेगी नजर। अच्छा, माइंट्री पर भी रहेगी नजर। बोर्ड बैठक है सेठी साहब, पिछली बार बायबैक पर विचार करने के लिए इन्होंने बोर्ड बैठक बुलाई थी, उसके बाद उन्होंने उस बोर्ड बैठक को टाल दिया। अब आज फिर से बोर्ड बैठक बुलाई है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो जहां तक बोर्ड बैठक में क्या आने वाला है उसके तो अटकलें लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट जिस तरह से जो फाउंडर प्रोमोटर्स है उनकी जो एक उनका स्टांस रहा है कि कैसे भी करके ये जो एलएनटी की टेक ओवर बिड को थोड़ा थ्वाट करना चाहिए, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कुछ एक अच्छा बायबैक का अनाउंसमेंट आ सकता है। और फिर वो ऐसे भी माना जा रहा है कि किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को सामने खड़ा करके इसको थोड़ा कॉम्पीट करने की कोशिश करे। तो ये सब जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है इस खबरों के बाद जो एक अच्छी अपसाइड हुई थी, 970 तक के लेवल्स तक गया था, वहां से ये गिर के 940-42 के लेवल पे ट्रेड करता है, जो कि एक मुझे लगता है यहां से और गिरावट नहीं रहनी चाहिए स्टॉक में। तो मैं तो यही राय दूंगा कि जिन्होंने इस न्यूज को प्ले करने के लिए खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। आज ये बोर्ड का मीटिंग का आउटकम आने दे, मुझे लगता है स्टॉक में अपसाइड यहां से देखने को मिलेगी और जब एक अच्छी सब्सटेंशियल 5-7% की अपसाइड आती है तो फिर प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करें। इस बीच आप देखिए लंदन से संदेश आया है, एक विजय माल्या जी का ट्वीट आया है, समझ लीजिए। और काश ये कदम बैंकों ने किंगफिशर के मामले में भी उठाए होते। दरअसल जेट एयरवेज को लेकर जो सरकारी बैंकों ने अप्रोच ली है, ये पैसा हम डूबने नहीं देंगे। आज मैनेजमेंट कंट्रोल पीएसयू बैंकों के हाथ में है। जेट पर पीएसयू बैंकों के कदम जो उठाए गए हैं उससे मैं काफी खुश हूं। काश ये कदम किंगफिशर को लेकर भी उठाए गए होते। हेमंत, कुल मिला के आज आपने मेरे ख्याल से पीएसयू बैंकों पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने सराहना करी
टेक्निकल सेटअप अच्छा, और आप देखिए कहां कहां से संदेश निकल के आ रहे हैं। अच्छा, एक बात है ये माननी पड़ेगी हेमंत, ये मैटर क्योंकि अब इलेक्शंस काफी नजदीक हैं, नीरव मोदी लंदन में अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन एक बात है, विजय माल्या ने वक्त बेवक्त ये कहा है कि हाँ मैं एग्जैक्टली जो मेरा कोर लोन था वो चुका सकता हूं, मैं असल चुका सकता हूं, आप मेरा ब्याज माफ कर दीजिए, ये ब्याज चुकाने के मैं हालात में नहीं हूं। पॉसिबली इस मामले में कुछ हो सकता है हेमंत? आइडिया अभी नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में लंदन में अटका हुआ है विजय माल्या का, तो देखना होगा वहां पे कोर्ट क्या कहते हैं। और भारत का रुख साफ है कि उनको हम उनका एक्स्ट्राडिक्शन हम चाहते हैं। लेकिन ये जो बयान है ये बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जेट पर पीएसयू बैंकों ने जो उठाया कदम है उससे वो खुश हैं, और काश उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होता। और मुश्किल में दरअसल एयरलाइन है। आप कल जो बयान निकल कर आया नरेश गोयल साहब का वो भी पढ़िए, वो भी काफी दुखी थे। दरअसल एयरलाइन सेक्टर दिखता बहुत बढ़िया है, लेकिन इस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। और आप देखिए इसीलिए एयर इंडिया को टैक्स पेयर के पैसे से जिंदा रखा गया है। जेट एयरवेज की हालत इतनी खराब हो गई, अब आप देखिए कुछ दिन और अगर बैंकर्स कुछ नहीं करते तो ये बंद होने की कगार पर थी। किंगफिशर बंद हो गई, और इसीलिए शायद बैंकर्स ने इस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन सेठी साहब एक बात तो पक्की है कि एयरलाइन जिन जिन कंपनियों के प्रमोटर्स ने चलाई उनका हाल बहुत ही खराब हुआ है। आपको लगता है कि सरकार को ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस नहीं, एक परमानेंट सॉल्यूशन, बड़े रिफॉर्म्स की कुछ ऐलान करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये भी जो हुआ है जेट एयरवेज को, एक्चुअली क्या है, सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि जेट एयरवेज ग्राउंड हो जावे, बिकॉज जिस तरह से एयर फेयर्स बढ़ गए थे, दिक्कतें हो रही थी लोगों को। आज आप अगर सेम डे या नेक्स्ट डे की दिल्ली की बॉम्बे से टिकट चाहते हैं तो 20-25 हजार के नीचे नहीं मिलती है। तो इन सबको देखते हुए ये जरूरी हो गया था कि सरकार जेट एयरवेज को जैसे तैसे करके एक बार संभाले। तो इन्होंने ये जो कदम उठाया है ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म एक रिप्रीव देने की कोशिश करी है, बट मुझे लगता है ये जो भी डेडलाइंस के साथ इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डेफिनेटली निकल के आएगा, और ये एयरलाइंस को सर्वाइव करने के बिल्कुल पूरे चांसेस है। और बाकी पूरे सेक्टर को भी सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए। और ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो किंगफिशर के विजय माल्या जी भी जो कह रहे हैं, अगर उस समय पे भी इस तरह के कदम होते तो हो सकता है कि थिंग्स वुड हैव बीन बेटर, इन द सेंस कि मुझे लगता है किंगफिशर एक एज अ गोइंग कंसर्न अगर बेची जाती तो डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छे भाव मिल सकते थे। एक उस दौरान जब ये किंगफिशर एयरलाइंस चलती थी, मुझे मालूम है कि एक मोस्ट प्रेफर्ड एयरलाइन थी भारत में। अगर आपको सेम प्राइस पे अगर उसी समय अगर आपके समय का कोई दिक्कत नहीं थी और अगर आपको एयरलाइन चूज करना पड़ता तो जिस तरह की उनकी हॉस्पिटलिटी थी, तो उस लिहाज से इससे लोग प्रेफर करते थे किंगफिशर में ट्रेवल करना। अच्छी ब्रांड थी, अच्छी गुडविल थी। तो अगर एज अ गोइंग कंसर्न इसकी डील होती तो डेफिनेटली ये जो मामला है इसका एक अलग ही एक आउटकम होता। तो उस लिहाज से मैं भी सहमत हूं कि अगर उस समय ये कदम उठाते तो डेफिनेटली इतनी खराब स्थिति नहीं होती। जितनी ज़्यादा एयरलाइन रहेंगी उतना हम आपका कैसा कंज्यूमर तो कम से कम फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन से कम फेयर जो है वो नीचे रहेंगे। लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये हमारा आपसे सवाल है। आज का ट्विटर पोल एक बार आपके सामने रखता हूं और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो मत है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे जेट के मामले को। क्या अब जेट एयरवेज में निवेश करने का सही वक्त आ गया है? तो अब तक जो जवाब आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 60% लोग अभी भी डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं, और 40% लोग मान रहे हैं कि निवेश करने का सही वक्त आ गया है। सेठी साहब का तो हाँ में जवाब है। सेठी साहब, आप कह रहे हैं ना कि निवेश करने का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए हेमंत, थोड़ा उसको डिफरेंटली लेना पड़ेगा। निवेश के लिहाज से तो आगे के डेवलपमेंट्स वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली ये जो खबरें आई हैं उसके ऊपर स्टॉक में एक बाउंस बैक डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। बट ये फिर अगर जैसे 300 रुपए तक के लेवल्स आते हैं तो वहां पे मुझे लगता है प्रॉफिट्स भी बुक करने चाहिए, बिकॉज इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट कम्स आउट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। किस तरह से एयरलाइन के आगे के डेवलपमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, चलिए, तो 300 रुपए तक लक्ष्य हासिल हो सकता है, वहां तक तो कम से कम आप इसे लॉन्ग साइड पर अप्रोच कर ही सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में सुमित बगड़िया भी शामिल हो चुके हैं। सुमित, स्वागत है आपका। बताइए क्या व्यू है बाजार पर और आपके पिक्स भी दीजिए।
गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार में कल ऊपरी लेवल से एक गिरावट देखने को मिली थी। शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कोई और डिप देखने को मिले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बट ऐसे डिप में गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फॉल हमको मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगा। छोटा मोटा गिरावट जरूरी है, स्वाभाविक है, हर एक तेजी के बाद, हर एक अच्छे अपमूव के बाद। तो अगर नीचे में लोअर लेवल्स के आसपास निफ्टी मिलता है 11,300 11,250 के आसपास, तो अच्छे लेवल होंगे लॉन्ग करने के लिए, और ऊपर में 11,400 का सस्टेन 11,400 के ऊपर एक बार सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो फिर से हमें ऊपर में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा। तो मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह का मूव हमको देखने को मिलता है फर्स्ट हाफ में, उसके बाद हमको कॉल लेना है। डिप्स में खरीदारी करनी है आने वाले 15 से 20 दिनों के लिए, इंट्राडे और 1-2 दिन के लिए हमको मार्केट खुलने के बाद व्यू लेना होगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है, 2 स्टॉक सिलेक्ट किए हमने, दोनों स्टॉक बाय साइड के ही है। पहला स्टॉक है ओएनजीसी। कल पहली बार बहुत दिनों के बाद ओएनजीसी के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, अच्छा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला और विद वॉल्यूम्स के साथ हमको देखने को मिला। कल की क्लोजिंग से कोई भी 1-2 रुपए की गिरावट मिलती है तो ओएनजीसी में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं। नीचे में 152 से 153 के आसपास इसके अंदर सपोर्ट है, और ऊपर में 160 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा तो 165 से 170 तक के लेवल्स हमको ओएनजीसी में आने वाले हफ्ते भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में एक अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है, और इस बार ऐसा लगता है कि ये ब्रेक थ्रू मिलेगा और हमें ऊपर में 2900 से 3000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल की क्लोजिंग के आसपास इसमें बाय बनता है, कोई भी डिप मिले तो खरीदारी करें। 2720 का इसमें इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है, पोजिशनल स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे होगा, और ऊपर में इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट्स होंगे 2850 और 2900 लेवल्स के। तो अगर आप देखेंगे 2 कॉल्स थी, ओएनजीसी और डॉक्टर रेड्डीज का जिक्र अभी कुछ देर पहले हम कर ही रहे थे। एक हाउस व्यू भी आया, इसमें 32 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन सुमित, मैं आपसे एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। आज हमने फोकस काफी किया है पीएसयू बैंक्स को लेकर। पीएसयू बैंक बास्केट जो कि काफी वाइब्रेंट रही, इस सीरीज में सबसे बड़ा रोल ओवर लेके ये सेक्टर गया था, ये स्पेस गया था, अच्छा मूव भी दिया। लेकिन इन लेवल्स पे भी पीएसयू बैंक बास्केट में आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरू। वेल देखिए, पीएसयू बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत समय के बाद इन स्टॉक्स में एक हलचल और एक मोमेंटम जनरेट हुआ है। ये मोमेंटम इतना इजीली नहीं रुकना चाहिए, और यहाँ से आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें एक अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिलेगी। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक नाम लेते हैं तो एसबीआई तो सबसे पहला नाम रहेगा, उसको हटा के और अगर 2-3 नाम ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। सबसे बढ़िया लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। कोई भी डिप अगर मिलता है 112-114 रुपए तक तो स्टॉक में खरीदारी करनी है। ऊपर में 122-23 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इस बार ये स्टॉक 140 रुपए तक के स्तर तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ कैनरा बैंक और पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिलेगा। मिनिमम मूव जो हम मान के चले इन स्टॉक में यहाँ से वो 10 से 15% का मूव मान के चले। हमें तेजी ज्यादा लगती है कुछ महीनों के अंदर, बट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का मूव हमको जल्दी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो इन पीएसयू बैंकों के ऊपर नजर होनी चाहिए। रजत बोस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। रजत जी बताइए, आपके पिक्स क्या है, व्यू क्या है मार्केट पर? देखिए, मेरा व्यू पहले निफ्टी के बारे में बताए तो निफ्टी मुझको आज के दिन लग रहा है कि एक दायरा में घूम सकता है। इसके लिए आज के लिए निफ्टी का एक 11,380 से लेके 11,450 ये जो रेंज है ये बहुत महत्वपूर्ण रेंज है। ये रेंज पार करने के मतलब ऊपर की तरफ अगर पार हो जाए तो फिर से जो अप ट्रेंड चल रहा था वो रिज्यूम करते हुए आप नजर आएंगे, और कोई कारण से 11,420 से लेके 11,450 के बीच में एक छोटी सी रैली देके फिर नीचे आ जाए तो आपको 11,380 को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वो लेवल जब तक सस्टेन नहीं होता है, उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें खतरा रह ही जाता है। और कोई कारण से अगर ये 11,308 वो लेवल तोड़ के नीचे चला जाए तब मान लीजिए कि फिर एक एटलीस्ट इसमें 11,227 से लेके 11,180 उसी रेंज तक मूवमेंट होने की संभावना पैदा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही एक दायरा है। वो दायरा जो है वो ऊपर में 29,432 से लेके 29,450 ये रेंज काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके ऊपर अगर चला जाए तो जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था वो नेगेटेड हो जाएगा।
मतलब उसके ऊपर सस्टेन करने से कोई कारण से आज के दिन अगर 29,220 का लेवल तोड़ के ये फिर नीचे जाता है, तब इसमें और मंदी दिखेंगे और उसमें 28,900 बहुत अहम लेवल रहेगा। उसी के आसपास जाके अच्छी सपोर्ट मिलना चाहिए। जब तक 28,900 के नीचे अब कोई क्लोज नहीं देखते तब तक कोई खास नेगेटिव सिचुएशन पैदा नहीं होगा। और मेरा आज के लिए जो पिक है वो एक बाई कॉल है, जबकि दोनों इंडेक्स ही थोड़ा वीक नजर आ रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर रेड्डी 2830 तक मिनिमम पहुंचेगा ऐसा उम्मीद करके बाई करने का सलाह दे रहा हूं। 2830 अगर पार हो जाए तो 2853 तक जाने की गुंजाइश है। डॉक्टर रेड्डी काफी अच्छी प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो आपको 2754 के नीचे रखना चाहिए। ओके डॉक्टर रेड्डीज, अगर आप देखें तो आज काफी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। आज एक हाउस व्यू था, उसके बाद ये रजत जी की कॉल भी है और साथ ही साथ सुमित की कॉल भी है। खैर अब चलते हैं, यहाँ से विषय को बदलते हैं और एग्जैक्टली 1 घंटे की मुनाफे की तैयारी में हमने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ छूट गया तो उसकी भी माइश भी कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव समरी लेकर। आशीष बताइए। ढेरों स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट तो आईसीआईसीआई प्रू और डीएलएफ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में प्रूडेंशियल कॉर्प जो है करीब 2.5% हिस्सा आज ओएफएस के जरिए बेचने जा रहा है। 300 रुपए का फ्लोर प्राइस तय करा गया है। कल की स्टॉक की क्लोजिंग थी 322 रुपए की। तो आज नॉन रिटेल के लिए और कल रिटेल के लिए होगा ये ओएफएस। और अगर अच्छा रिस्पांस आया तो 1%, 1.1% का इनके पास ग्रीन शू ऑप्शन भी है। डीएलएफ और यहां पे क्यूआईपी जो है कल शाम को खुल गया है। 193 रुपीज फ्लोर प्राइस सेट करी गई है। कल की क्लोजिंग थी स्टॉक की ऑलमोस्ट 189 के लेवल्स पर। 17 करोड़ शेयर्स बेचेंगे, करीब 3,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे, डेट रिड्यूस करेंगे। जेट एयरवेज और नरेश गोयल साहब फाइनली जो हम कह रहे थे दिन भर, वो स्टेप डाउन करते हुए चेयरमैन पदभार से एग्जिट करा है जेट का बोर्ड। अब लेंडर्स के पास जेट का कंट्रोल है और 1500 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन अब लेंडर्स करेंगे। और एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार साहब तो कॉन्फिडेंट है कि मई तक एक नया बायर ढूंढ लिया जाएगा। बायोकॉन, सिटी की रिपोर्ट, टॉप फार्मास्यूटिकल पिक, 800 का टारगेट। अंबर एंटरप्राइजेज, कल जो मैं बता रहा था आपको सिद्वल रेफ्रिजरेशन का इन्होंने एक्विजिशन करा है, उस पर ईडलवाइज की रिपोर्ट है, कहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। हाई ग्रोथ मोबाइल एसी मार्केट में कंपनी उतर जाएगी इसके चलते। 1100 का टारगेट है। शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये इम्पैनल हो चुके हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए। कॉफी की बात कर रहे थे वीरू, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में ध्यान रखें कॉफी प्राइसेस पिछले 1.5 महीने में 13% गिरी, ऐसी हमारी कमोडिटी डेस्क बता रही है। तो टाटा कॉफी, टाटा ग्लोबल, सीसीएल प्रोडक्ट्स, बॉम्बे बर्मा, ये सब बेचते हैं कॉफी, प्रोड्यूस करते हैं, इनके लिए दिक्कत वाली बात। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, नेस्ले, ये लोग प्रोक्योर करके बेचने का काम करते हैं, अच्छी खबर। कल्पतरु पावर, यहाँ पे स्वीडिश ईपीसी कंपनी को एक्वायर करा है, पावर सप्लाई सॉल्यूशंस के काम में है। आज एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल भी होना है, तो डिटेल्स वहां पे आएंगी सामने। पिरामल हेल्थ, यूएस एफडीए से एंटी साइकोटिक ड्रग के लिए मंजूरी मिली है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 600 करोड़ रुपए एनसीडीज के जरिए ये जुटाएंगे। माइंडट्री की जो 20 तारीख को बोर्ड बैठक थी उसे एडजर्न कर दिया गया था, आज वो फिर से बोर्ड की बैठक होने वाली, तो सबकी नजरें वहां पर होंगी। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, कल बैठक में बायबैक को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ओपन मार्केट से होने वाला है, तो 185 रुपए एक्सीडिंग, मतलब उस लिमिट तक का बायबैक है, तो इससे कुछ इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं, 20 करोड़ का क्वांटम है। रेमंड और हेमंत तो खैर बहुत पहले खबर ले आए थे इस पर, अब रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है जो लैंड मोनेटाइज करने की बात थी उसके लिए एक नया रियल्टी डिवीजन इस कंपनी ने खड़ा कर दिया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स और पावर ग्रिड, हालांकि वागले साहब तो सुबह से खा ही रहे हैं पिज्जा, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में बहुत तगड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली कल के सेशन में। तो इन दोनों स्टॉक्स को, जुबिलेंट और पावर ग्रिड को रडार पे रखें। और एफएनओ बैन में जेट एयरवेज बाहर हो चुका है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, आईडीबीआई, पीएनबी और रिलायंस पावर ये अभी भी बैन में शुमार। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होगी। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए।